जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, कल की क्लास में मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र करवाया था और कल की क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया था। उसके अंदर मैंने क्या करवाया था आपको, शुरुआत में आपको ये बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। पहला बताया था खुला और दूसरा बताया था बंद। लेकिन अगर मैं बात करूं मानव की, मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि परिसंचरण तंत्र में हमने पहले रक्त बढ़ा, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, हृदय बताया, उसके बाद में मैंने आपको रक्त वाहिनियां बताई कि धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है, वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैप्टर लंबा रहेगा लेकिन आपके पेपर में यहां से डेफिनेटली एक पर्सन देखने को मिलेगा। अपने पास चैप्टर का नाम है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र, चैप्टर का नाम सुना हुआ है क्या आपका, अंतःस्रावी तंत्र। इसमें किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं अपन, अंतःस्रावी तंत्र में क्या पढ़ते हैं अपन, किसके बारे में पढ़ते हैं? इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में, कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। देखो, अगर मैं बात करूं, अंतःस्रावी तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब ये ग्रंथियां दो प्रकार से होती है, एक होती है अंतःस्रावी तंत्र और एक होता है बहिस्रावी तंत्र। देखो, जब हार्मोन्स होता है ना, हार्मोन्स हार्मोन्स किस में बहता है, अंतःस्रावी तंत्र में। और जो बहिस्रावी होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसमें रस बहता है। आपने नाम सुना होगा आमाशय रस, सुना है कि कभी नाम आपने? आपने नाम सुना होगा लार, सुना है क्या आपने कभी नाम लार? चलो नाम लिख देता हूं मैं, जठर रस किसको बोलते हैं, आमाशय रस का दूसरा नाम होता है जठर रस। अगर मैं बात करूं, एक अपने पास होता है अग्नाशय रस, नाम सुना हुआ होगा आपका। अगर मैं बात करूं, नाम होता है पित्त रस, होता ही नहीं होता है। अगर मैं बात करूं पसीना, अगर मैं बात करूं आंसू, ठीक है, अगर मैं बात करूं और भी अपने पास कई बॉडी में, अपनी बॉडी में कई प्रकार के और भी लिक्विड होते हैं। ठीक है, उन लिक्विड को बहने के लिए नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अगर वो नलिकाओं में बहता, देखो अपने पास एक होता है अंतःस्रावी तंत्र और एक होता है कि अपने पास बहिस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में अपन को पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, और बहिस्रावी तंत्र में क्या आता है, बहिस्रावी तंत्र में ये चीजें बहती है। समझ गए आप? अब अगर मैं बात करूं, हार्मोन्स जो बहते हैं उनको नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बताओ? इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र में। अंतःस्रावी तंत्र में अपन ग्रंथियों की बात करेंगे, और ग्रंथियां अपने पास होती है कौन सी, अंतःस्रावी होती है और बहिस्रावी होती है। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। लेकिन अपना चैप्टर का नाम क्या है, अंतःस्रावी तंत्र। तो अपन कौन सी ग्रंथियां पढ़ेंगे इसमें, केवल अंतःस्रावी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा लार ग्रंथि कौन सी होती है, ना मैं आपको ये बताऊंगा कि अग्नाशय ग्रंथि होती है। लेकिन अग्नाशय अपने पास कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। यह अंत भी होती है और यह बाह्य भी होती है, क्योंकि इसके अंदर से हार्मोन्स भी निकलता है और इसके अंदर से रस भी निकलता है। समझ गए आप? अब देखो, आपको सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अगर मैं बात करूं, अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोन्स बहेंगे। क्या बहेंगे बताओ, हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं, किसी को पता है क्या? अपनी बॉडी में हार्मोन का क्या काम होता है, कोई बताएगा क्या? अपनी बॉडी में हार्मोन्स का क्या काम होता है, किसी को नहीं पता है? चलो ऑनलाइन पूछ लेता हूं। देखो, जो हार्मोन्स होता है ना, वो अपनी बॉडी की जो रासायनिक क्रियाएं होता है उनका कंट्रोल करता है, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। समझ गए आप? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो आपको एक नाम याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन ये है कि थारी पीपी पर बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी पीपी पर थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। इस लाइन से आपको सारी की सारी ग्रंथियां याद हो जाएगी। एक लाइन याद करनी, थारी पीपी पर थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। इस था से क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? थायराइड ग्रंथि। देखो, थारी पीपी पर थारे बिरजू अंकल का अधिकार है, था से क्या हो जाएगा, थायराइड कर दूं? चलो,
थायराइड हो गया। मुझे बताओ क्या था से एक ही ग्रंथि होती है कि और भी होती है? थाइमस ग्रंथि भी होती है। क्या होती है? थाइमस ग्रंथि। मैं बात करता हूं पी और पी। पी से होता है पीनियल ग्रंथि और पी से होता है पीयूष ग्रंथि। पी से पीनियल, पी से पीयूष। देखो थोड़ी बहुत तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, समझ गए आप? आपको ये पता होना चाहिए कि इस पी से क्या होता है, इस पी से क्या होता है, समझ गए? अगर मैं बात करूं एक पी से क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि, और एक पी से क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। देखो थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। यहां पे क्या नाम लिखा हुआ है? पर से हो जाएगा पैराथायराइड। सुना हुआ है क्या नाम? पैराथायराइड ग्रंथि। पर से क्या हो जाएगा? पैराथायराइड ग्रंथि। यहां पे नाम क्या लिखा हुआ है? बिरजू अंकल का अधिकार है। अब देखो ये नाम लिखा हुआ है बी, आप इसको पढ़ना है वी। क्या पढ़ना है? वी। और वैसे क्या हो जाएगा? व्रण। नाम सुना है कभी आपने व्रण का? नाम तो सुना होगा आपने। अगर मैं बात करूं व्रण किस प्रकार की ग्रंथि है, आज के समय में व्रण को बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों मानते हैं। आज की जो एनसीईआरटी किताबें आती है ना अपनी, उसमें इस व्रण को और अंडाशय को, व्रण और अंडाशय दोनों को क्या मानते हैं बताओ? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों मानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मिश्रित ग्रंथि हो गई ना। पहले अपन एक ही मिश्रित ग्रंथि बढ़ते थे, उसका नाम था अग्नाशय, समझ गए? लेकिन आजकल व्रण भी इसी के अंदर आता है और ये भी आता है। मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब देखो ऐसे क्या हो जाएगा? ये अंकर लिख दिया मैंने। देखो ऐसे क्या हो जाएगा? अंडाशय। ऐसे क्या हो जाएगा? अंडाशय। अब यहां का से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। इस अधिकार से कुछ होता है क्या? अधिवृक्क ग्रंथि का नाम सुना आपने कभी? एड्रिनल ग्लैंड। तो इस अधि से क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या इस है से कुछ होता है क्या? हाँ, चलो मैं बता देता हूं, आप सोचोगे टाइम लगेगा। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मुझे बताओ संख्या में कितनी हो गई है? कोई बच तो नहीं गई क्या? बच तो नहीं गई क्या? कोई बताओ ये। आपको अगर कोई ध्यान हो अंतःस्रावी ग्रंथि और जो इस लिस्ट में नहीं आया नाम, है कोई नाम? चलो अपन अपनी बॉडी से शुरुआत कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है? अगर मैं बात करूं अपने मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, इस पूरे खोपड़े की बात करूं, पहली बात तो एक होती है पीनियल ग्रंथि, अपने मस्तिष्क में होती है। दूसरी पीयूष ग्रंथि। तीसरी थाइमस ग्रंथि होती है क्या? नहीं होती है। एक और होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ये भी तो मस्तिष्क में होती है। तीन हो गया। कोई और भी होती है क्या? पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस, तीन ही होती है मेरे हिसाब से। तीन ही होती है, तीनों लिखे हुए हैं। फिर अपन और नीचे आते हैं, अपने गले में यहाँ पे थायराइड होती है, ठीक है? अपने गले में क्या होती है बताओ? थायराइड। और अपनी जो श्वास नली होती है ना, अब देखो नीचे जाएगी, श्वास नली यहाँ पे होती है। श्वास नली के पास में कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि। कहाँ होती है बताओ? थाइमस ग्रंथि। कई बार ऐसा बोला जाता है कि पेपर में कई बार आता है कि अपने दिल के करीब सबसे कौन है? दिल के करीब सबसे कौन है? अब कई अलग अलग नाम लेंगे, वो नाम आपको ऑप्शन में मिलेंगे नहीं। आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा? थाइमस। अपने दिल के करीब कौन सी ग्रंथि है बताओ? थाइमस ग्रंथि है। ऐसा बोला जाता है कि अपने दिल के आगे थाइमस ग्रंथि होती है। दोनों जो फेफड़े होते हैं ना, उन फेफड़ों के बीच में क्या होता है? हृदय होता है। और उस हृदय के सामने कौन सी ग्रंथि होती है बताओ? थाइमस ग्रंथि। और आपको पता होगा अपनी इसे श्वास नली आती है, अंदर जाती है, यहाँ अपने फेफड़े और बीच में क्या होता है बताओ? हृदय। और उस हृदय के सामने कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि। समझ गए लोकेशन आपको? अब अपन आगे चलते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थायराइड होती है, और थायराइड के अंदर कौन सी होती है? पैराथायराइड। थायराइड के अंदर पैराथायराइड होती है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि ग्रंथि के अंदर ग्रंथि किसको कहा जाता है? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, मुझे बताओ। थायराइड ग्रंथि के अंदर पैराथायराइड होती है, इसका मतलब ग्रंथि के अंदर ग्रंथि किसको कहते हैं? पैराथायराइड को। पी से क्या हो जाएगा? व्रण। और व्रण किसमें होता है बताओ? पुरुषों में होता है, ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? जनन ग्रंथि बोलते हैं इन दोनों को। क्या बोलते हैं बताओ? जनन ग्रंथि बोलते हैं, समझ गए? तो ये जो दोनों ग्रंथियां ना अपने, ये मैं आपको यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। अंतःस्रावी तंत्र में अपने पास एक तंत्र आता है, प्रजनन तंत्र।
उस प्रजनन तंत्र में क्या पढ़ना अपन को, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, वहां पे आएगा क्या, वर्तन और अंडाशय आएगा, तो अपन वहां पे पढ़ लेंगे इसके। और अधि से क्या हो जाएगा, अधिकार। ये अपना मेरे हिसाब से इतना ही है ये ग्रंथि, ठीक है। और कोई ध्यान में आएगा तो अपन लिख लेंगे। अपने पास अंतःस्रावी ग्रंथि इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है क्या, ये 9 ही है मेरे हिसाब से, 9 है 10 है, 9 है। इसको मैंने लगता है 2 बार गिन लिया होगा ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सी ग्रंथि शुरू करूं, बताओ आप। चलो पीयूष ग्रंथि शुरू कर देते हैं। देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये 2 घंटे की क्लास में वैसे होता नहीं है ना, लेकिन अब मुझे देवता बनना पड़ेगा, मुझे भगवान बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये मेरी गारंटी है, आपका एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा इस चैप्टर का। लेकिन आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस ग्रंथि का उपनाम क्या होता है, इस ग्रंथि का अन्य नाम क्या होता है। देखो एक नाम तो ये होता है अन्य नाम, और एक होता है उपनाम, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई क्लास के अंदर कोई आदमी पढ़ने में तेज है, तो अपन बोल देंगे होशियार की पूछड़ी, बोल देंगे नहीं है, तो ये उसके गुणों से उसका नाम आया है, ठीक है। और एक क्या होता है, घरों के अंदर मान लो कि किसी को गोलू बोलते हैं, किसी को मोटू बोलते हैं, किसी को छोटू बोलते हैं, ठीक है, वो उसका घर का नाम हो गया, अन्य नाम हो गया। लेकिन जब उसका नाम गुणों से आता है ना, तब अपन क्या बोलते हैं, उपनाम। अब मुझे बताओ पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। अगर कोई आपको इसकी लोकेशन पूछ ले कि अपने शरीर में इसकी लोकेशन कहां होती है, क्या हुआ, गले में, मरवाएगा यार तू मेरे को। ये यहां होती है, सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है बाद में ये। इसको मास्टर क्यों कहा है बता मेरे को एक बार। ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, ये ऊपर रहेगा ये, समझ गया। इसके ऊपर भी एक और होता है, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। अब एक बार गौर करना इसकी स्थिति की, स्थिति कहां होती है बताओ, मस्तिष्क में। कहां होती है, मस्तिष्क में, समझ गए आप। अब अपन और आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, क्या सही बात है क्या ये। आपके पेपर में आएगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, क्या सही बात है क्या ये, सही बात है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। मुझे बताओ इन 3 पॉइंटों में किसी को दिक्कत समझने में, पेपर में आएगा तो आप बिना ऑप्शन के क्लीन बोर्ड कर दोगे इस सवाल को। चलो ठीक है, आगे अपन चलते हैं। आपको पता होगा कि अगर ये अंतःस्रावी है तो क्या निकलेगा इसमें से, रस निकलेगा या हार्मोन निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। और आपको यह भी पता होगा कि अपने मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसी प्रकार से इस पीयूष ग्रंथि के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है, अग्र पीयूष, पश्च पीयूष और मध्य पीयूष, समझ गए आप। लेकिन इतना अपन को डिटेल में नहीं जाना है। मैं आपको यह बताऊंगा कि इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, समझ गए। पहला अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो पहला अपने पास हार्मोन है, कौन सा हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन। बढ़िया बताया नाम, पढ़ के आयो आज। देखो इससे निकलने वाले हार्मोन से बात करता हूं मैं। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन सी ग्रंथि से बताओ, पीयूष ग्रंथि से। इससे पहला हार्मोन निकलता है एसटीएच हार्मोन। कई बार तो पेपर में यही पूछ लेता है कि एसटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, एसटीएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको आप वृद्धि हार्मोन बोल रहे हो ना, वो यही तो होता है। अब सोचो एक बार, आप आपको बोलेंगे निम्न में से किसको वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है, अब आप ढूंढते फिरोगे। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। देखो सोमेटोट्रोपिक
एच से क्या हो जाएगा, हार्मोन। पहले मैं इसकी खास बात बता देता हूं आपको। देखो अगर ये एचटीएच हार्मोन, अगर ये एचटीएच हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि ज्यादा बनाती है तो व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा। सही बात है क्या ये? हाँ, व्यक्ति क्या हो जाएगा बताओ, मतलब विशाल काय हो जाएगा, समझ गए आप। अगर मैं बात करूं कि जब इस एचटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है, निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, एचटीएच पहला। देखो इसके सामने अगर एचटीएच हार्मोन, अगर एचटीएच हार्मोन की अधिकता हो गई तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा बताओ, लंबा। और इस लंबे को अपन क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको अपन बोलते हैं महाकायता या भीम कायता। महाकायता या क्या हो जाएगा बताओ, भीम कायता हो जाएगा। देखो जब एचटीएच हार्मोन की अधिकता होगी तो डेफिनेटली व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप कई व्यक्तियों को देखते होंगे वो कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, इसका मतलब उनमें कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, एचटीएच हार्मोन की अधिकता होती है। दूसरी बात, जब इस एचटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या व्यक्ति लंबा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बोना। व्यक्ति क्या हो जाएगा, बोना। और आपको पता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसे हिंदी में बोलते हैं बोनापन, लेकिन ये नाम तो आएगा नहीं ना यहाँ पे, आप समझ जाओगे बोनापन से, तो इसका नाम होता है ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा बताओ, ड्वार्फिज्म। बायोलॉजी की भाषा में ड्वार्फिज्म किसको बोलते हैं, बोनापन को बोलते हैं। समझ गए आप? मुझे बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? हार्मोन पहला कौन सा था अपने पास, एस टी एच हार्मोन। क्या कर रहा था, व्यक्ति को लंबा और क्या कर रहा था, बोना कर रहा था। समझ गई, पहली कहानी आपको समझ में आ गई। 2 नंबर के हार्मोन की अपन बात कर लेते हैं। कोई बताएगा और कौन से हार्मोन निकलते हैं, और कौन सा हार्मोन निकलता है? मैंने आपको यह बताया है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये सारी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है ना ये। अगर मान लो कि मैं बात करता हूं किसकी, थायराइड ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। अगर कई बार थायराइड ग्रंथि नाटक करने लग जाए, थायराइड ग्रंथि क्या करने लग जाए बताओ, नाटक करने लग जाए कि मैं तो मेरा हार्मोन निकालूंगी नहीं, ठीक है। अब पता क्या करेगा, अब ये पीयूष ग्रंथि पता क्या करेगी, ये तो मास्टर है, ये क्या करेगी, उसको प्रेरित करेगी बाद में थायराइड ग्रंथि को, है ना, उसको पुचकारेगी कि ना ऐसा नहीं करते हैं, नाराज नहीं होते हैं, ठीक है। और वो जैसे इसको मोटिवेट करेगी, वो थायराइड ग्रंथि अपना धीरे से थायरोक्सिन हार्मोन क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, और जो काम पहले होता था ना थायरोक्सिन हार्मोन से, वो वापस हो जाएगा। इसका मतलब पीयूष ग्रंथि को मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरित करती है अन्य ग्रंथियों को। समझ गए? तो अगला हार्मोन कौन सा है अपने पास, अगला हार्मोन है टीएसएच हार्मोन। क्या नाम है बताओ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बताओ क्या काम करेगा ये थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि हे थायराइड ग्रंथि, आप अपना थायरोक्सिन हार्मोन निकाल दो, दिक्कत चल रही है ना पेट में, तो वो क्या करेगी, धीरे से थायरोक्सिन हार्मोन निकाल देगी, है ना। लेकिन उसके सामने हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यह थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करती है, यह थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करेगी बताओ, संश्लेषण करेगी। समझ गए आप? प्रेरित करने का मतलब क्या करेगा कि यह थायरोक्सिन हार्मोन बनवाने का काम करेगा। अब अपन बात करते हैं और दिखने में कोई दिक्कत आपको? तीन नंबर पे कोई और बताएगा कौन सा हार्मोन होता है, कोशिश करोगे आप? इधर ध्यान देना है केवल आपको, पढ़ने के ऊपर। तीसरा हार्मोन कौन सा है, पता ही नहीं है?
देखो अगर मैं बात करूं तीसरा हार्मोन होता है अपने पास ACTH हार्मोन। कोई फुल फॉर्म बताएगा? सोचो आपके सामने पड़ा हुआ है खाना, लेकिन आपसे खाया नहीं जाएगा। देखो यहां पर ACTH का मतलब क्या होता है? देखो ACTH का मतलब होता है एड्रिनो कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। आपको दिख तो रहा है क्या बराबर? आपको तो क्या है, ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? ACTH एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्या बात है, ऑनलाइन जवाब आ गया। देखो एड्रिनो कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन क्या होता है बताओ? एड्रिनो कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। कभी आपने जीवन में एड्रिनल ग्रंथि का नाम सुना होगा? अधिवृक्क ग्रंथि का। एक अपने बॉडी में किडनी होती है, नाम सुना होगा आपने किडनी का? तो पहली बार तो नहीं सुन रहे ना। उस किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। और उस वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्या हुआ? यहाँ कौन करना अपन है? देखो एड्रिनो कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन ये पता क्या करता है? ये एड्रिनल ग्रंथि को क्या करता है? प्रेरित करता है। और उस एड्रिनल ग्रंथि के अंदर एक भाग होता है कॉर्टेक्स। समझने की कोशिश करना। देखो आप ये सारी की सारी कहानियां आपको है ना इससे बेहतर तरीके से किताबों में मिल जाएगी आपको, लेकिन वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। एड्रिनो कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन ये ग्रंथि पता है क्या करती है? ये पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि के पास जाएगी धीरे से, क्योंकि नाराज चल रही है वो। नाराज होता है कोई, मनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो अब ये पीयूष ग्रंथि जाएगी ACTH हार्मोन के पास, एड्रिनल ग्रंथि के पास जाएगी, धीरे से बोलेगी कान में, है ना, कि कोई बात हो गई तो बता दे, ठीक है। अब वो कहेगी कि कोई ना कोई कारण बताएगा। अब धीरे से क्या करेगी ये पीयूष ग्रंथि? जो भी वजह होगी ना उसको प्रेरित करेगी, है ना, ले देके मामला सल्टा देगी। और ये क्या करेगी बताओ? इस हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित कर देगी। और ये धीरे से क्या करेगा? बाद में ये हार्मोन निकाल देगा और जो काम पहले से चल रहा था ना वो बराबर चलता रहेगा। अब आपको पता होगा कि अगर ये पीयूष ग्रंथि अपनी बॉडी में नहीं हो और अपना काम नहीं करे तो आप सोचो कितने परेशान हो जाओगे बाद में, होंगे कि नहीं होंगे? अब आपको पता होगा कि पीयूष ग्रंथि उसी प्रकार से काम कर रही है जिस प्रकार से अपने घर में जो सबसे बड़े आदमी होते हैं ना, अपने घर में अगर मान लो कि दो लड़ाई हो रही है बहुओं के बीच में, तो आपको पता होगा वो सास उनको रोकने का काम करती है ना। अगर वो नहीं होगी ना तो दोनों की सिर फूटेंगे, सामने से फूटेंगे और दोनों अलग हो जाएंगे, यही होता है ना। लेकिन पीयूष ग्रंथि भी क्या कर रही है? इनको जोड़ने का काम कर रही है। तो एड्रिनो कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन क्या करती है बताओ? एड्रिनल ग्रंथि को यह हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करती है। समझ गए आप? इसको आप इतना समझना। अब अपन बात करते हैं 4 नंबर में। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे और कौन सा हार्मोन निकलता है, कोई बताएगा मुझे? अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाइए अगर आप जानते हो तो। पीयूष ग्रंथि से और कौन सा हार्मोन निकलता है? मैं मुझे ही बताना पड़ेगा लगता है ना। एक होता है LTH हार्मोन। क्या होता है? LTH हार्मोन। इसको पता क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन क्या बोलते हैं बताओ? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। और इसी को अपन बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। हाँ ये बेग इधर से यहाँ कर दे, यही कर दे इधर ही बेग। मैं बोल रहा हूँ ये बेग उठा करके यहाँ देखते हैं, बेग नहीं सॉरी कुर्सी आई। देखो एक बार पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप। LTH हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है मुझे बताओ? आपने कभी नाम सुना है क्या लैक्टोज का? सुना है आपने नाम? लैक्टोज का नाम सुना है क्या आपने? हार्ड सवाल पूछ लिया क्या मैंने, ये बताओ आपको। लैक्टोज कहाँ होता है? दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा का नाम होता है। सही है क्या ये? मुझे बताओ कि जब आप दूध से दही बनाते हो तो एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। समझने की कोशिश करना कहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे एक चीज बताओ कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ लैक्टिक अम्ल। जब दूध खट्टा हो जाता है ना तो उसमें अम्ल बन जाता है।
और उस अमल का नाम क्या होता है बताओ? लैक्टिक अमल। क्या होता है बताओ? लैक्टिक अमल। लेक्ट लेक्ट लेक्ट, इसका मतलब लेक्ट का मतलब दूध से हो रहा है ना। समझने की कोशिश करना। देखो आप रटोगे ना तो परेशान हो जाओगे, आपको हर चीज रटनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है उसके अंदर दूध बनाने का काम कौन करता है बताओ? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। इसको अपन क्या बोलेंगे? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन बोलेंगे। देखो अगर मैं बात करूं ये एलटीएच हार्मोन क्या करेगा? महिलाओं की स्तन ग्रंथियों के अंदर दूध बनाने का काम कौन करेगा? ये करेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और अगर मान लो कि उसकी स्तन ग्रंथियों में दूध का विकास नहीं होगा, दूध नहीं बनेगा, इसका मतलब एलटीएच क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। अब एलटीएच जब नाटक करेगा कि मैं हार्मोन नहीं दूंगा नहीं दूंगा, तो मुझे बताओ कि उस बच्चे का पोषण कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो बाद में ये पीयूष ग्रंथि धीरे से क्या करेगी बताओ? इसके पास आएगी और बोलेगी कि बच्चा मर जाएगा, ठीक है थोड़ा उसकी तो ध्यान रख। फिर ये क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं, ये क्या करेगा? हार्मोन्स निकाल देगा और वो क्या करेगा? बच्चा आराम से दूध पिलेगा, ठीक है। तो एलटीएच हार्मोन क्या करता है बताओ? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं और दुग्ध निकालने का काम करता है। और इसी का एक अन्य नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम आ रहा है क्या? लैक्ट। क्या नाम आ रहा है क्या? लैक्ट। देखो नहीं पढ़ना है ना तो क्लास के बाहर भी जा सकते हो। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं ना? तो नहीं हो रही ना डिस्टर्ब? चलो ठीक है। देखो चार अपने पास क्या बताओ? देखो एसीटीएच और एलटीएच, एसीटीएच और एलटीएच, मैंने आपको चार हार्मोन बता दिए। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको रटना पड़ेगा क्या इनको? पूछ लेते ही तो आपकी नैया डूब जाएगी मुझे लगता है। पूछूंगा एक बार। हाँ ऑप्शन, दूध में कौन सा अमल पाया जाता है? हंसना नहीं है देखो। हैं? लेकिट अमल पूछा हूं मैं, लेकिट कौन सा होता है? लैक्टिक अमल होता है। देखो चार हार्मोन मैंने बता दिए। अब अगला हार्मोन अपने पास एफएसएच हार्मोन। कौन सा होता है? एफएसएच हार्मोन, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला क्या अपने पास? एफएसएच हार्मोन, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो पीयूष ग्रंथि जितनी लंबी है ना उतनी कोई ग्रंथि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपन सारी ग्रंथियों को मिलाकर के बढ़ना होता है, ठीक है। अब जैसे ही मैं उधर मुंह करूंगा वापस से बाद में बातें चलेगी, है ना? क्या मुंह इधर ही रखूं मैं? देखो अगला हार्मोन कौन सा अपने पास? एफएसएच, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोई मुझे बताएगा फॉलिकल का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरित करना। फॉलिकल का मतलब क्या होता है? फॉलिकल का मतलब क्या होता है? फॉलिकल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? उसी को बोलते हैं अपन पुटिकीय बोलते हैं, पुटिकीय प्रेरक हार्मोन बोलते हैं हिंदी में। अब देखो मैं आपको बताता हूं ये एफएसएच हार्मोन क्या होता है। वैसे तो इनको अपन बोलते हैं जनन हार्मोन। क्या बोलते हैं? जनन हार्मोन बोलते हैं। ये महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। अब आपको पता होगा कि महिलाओं में अंडाशय का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है? अंड जनन कोशिका से होता है। और अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में किसका निर्माण होता है बताओ? वृषण का निर्माण होता है। कहां से होता है बताओ? शुक्र जनन कोशिका से होता है, शुक्राणुओं का निर्माण। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है? इस एफएसएच हार्मोन को प्रेरित करती है और प्रेरित करके क्या करती है कि आपको वृषण से तो क्या निकालना है? वृषण से तो आपको शुक्राणु बनाना है। वृषण से तो आपको क्या बनाना है? शुक्राणु। समझ गए? अगर मैं बात करूं कि अंडाशय से क्या बनाना होगा? अंडाणु। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है? एफएसएच हार्मोन का काम होता है कि वृषण से शुक्राणु बनवाना और अंडाशय से क्या बनवाना? अंडाणु बनवाना, ठीक है। ये काम किसका होता है बताओ? इस हार्मोन का काम होता है। फिर वही बात अगर नाटक करेगा ये तो ये क्या करेगा? ये प्रेरित हार्मोन है, इसको बोलते हैं पुटिकीय प्रेरक हार्मोन। समझ गए? अगला हार्मोन अपने पास है 6 नंबर का, इसको बोलते हैं एलएच हार्मोन।
कोई बताएगा क्या होता है? क्या बात है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है बताओ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो अगर मैं बात करूं, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको पता होगा कि महिलाओं के अंदर लिंग हार्मोन अलग होता है, पुरुषों का लिंग हार्मोन क्या होता है बताओ? अलग होता है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं और आपको यह बताना होगा कि इसमें से कौन सा पुरुष लिंग हार्मोन है और कौन सा महिला लिंग हार्मोन है। क्या बता दोगे आप? ऑप्शन से तो बता ही सकते हो आप, है ना? क्या हुआ? देखो मैंने यहाँ पे 4 हार्मोन्स के नाम लिखे हैं, ठीक है? अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना तो हो सकता है अपने पेपर में इतना ही आ जाए, क्योंकि ज्यादा तो अपने पेपर में आता नहीं है। अब आपके पेपर में पूछा गया है कि कौन सा महिला लिंग हार्मोन है, चलो बताइए जल्दी से। महिला लिंग हार्मोन, इसी में ऑप्शन है। गई क्या भैंस पानी में? हाँ तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सा लिंग हार्मोन है। अगर मैं बात करूं कि महिलाओं का लिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। महिलाओं का लिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये पॉइंट है ना बहुत कम लोगों को पता होता है, रटते हैं और भूल जाते हैं, रटते हैं और भूल जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि एस्ट्रोजन महिलाओं का होता है या पुरुषों का होता है। और ये रियलिटी की बात है। ये अगर अपन क्लास में देख लिया कि किसी को पता नहीं था, ये पर्सन नहीं पता था ना, हाँ इन्होंने सही बताया था, इन्होंने सही बताया था, क्योंकि इन्होंने 11वीं 12वीं पीएचडी करी है, इन्होंने 11वीं 12वीं में, है ना? बढ़िया पढ़ा हुआ है। एस्ट्रोजन कहाँ होता है बताओ? महिला लिंग हार्मोन। चलो मुझे बताओ पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा है? एक से ज्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, एक से ज्यादा सही उत्तर हो सकते हैं। कौन सा पुरुष लिंग हार्मोन है? सोचो कितना आसान सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे एंड्रोजन होता है क्या? पुरुष लिंग हार्मोन क्या होता है बताओ? पुरुष लिंग हार्मोन। और इसी एंड्रोजन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। आपके पेपर में आएगा महिला लिंग हार्मोन कौन सा है, क्या बताओगे? एस्ट्रोजन। अब मुझे बताओगे कि ये क्या बीमारी है फिर? ये भी तो महिलाओं में पाया जाता है, पाया जाता है ना ये। तो ये क्या चीज है? ये कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन? आप सही बोल रहे हो। देखो अगर मैं आपको और बताऊं तो आप एक नाम पढ़ते होंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक आप नाम पढ़ते होंगे, कौन सा होता है? एक हार्मोन और होता है। देखो यहां पे एक और करना है बार आप, ये एंड्रोजन हार्मोन मैंने बता दिया, एस्ट्रोजन मैंने आपको बता दिया। अब अपने पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? देखो आपको अगर मैं बताऊं कि महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है तो आपको पता होगा कि जो गर्भाशय की दीवार है, वो गर्भाशय की दीवार टूट 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 क्या होती है बताओ? बाहर आ जाती है। जब गर्भाशय टूट जाता है तो उस गर्भाशय को वापस से रिकवर भी तो करता होगा। वापस से रिकवर करने वाला हार्मोन का नाम क्या बताओ? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पता नहीं हजारों बार पेपर में आ चुका है कि कौन सा हार्मोन गर्भाशय रिकवरी हार्मोन कहलाता है। तो इसका नाम क्या होता है बताओ? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होता है बताओ? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो गर्भाशय रिकवरी हार्मोन किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बोलते हैं। समझ गए आप? अब अपन लिख लेते हैं कॉपी में। क्या हुआ? हाँ क्या चीज? अरे तो 1 महीने के भीतर भीतर हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है बताओ? 1 महीने का इसका टाइम होता है, 1 महीने का इसका साइकिल होता है। 1 महीने के अंदर अंदर देखो अगर मैं बात करूं शुरुआती फेज क्या होता है, अगर मैं बात करूं 1 से 5 दिन तो क्या होता है बताओ? उसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है बताओ? नॉर्मल होता है।
उसके बाद में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा गर्भ धारण की क्षमता कौन से समय होती है, कि मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब प्रारंभ होता है तो वो कौन सा होता है बताओ, 1 से 7 दिन तो लगभग ब्लीडिंग फेज माना जाता है, 1 से 7 दिन, कई किताबों में 5 दिन भी लिखता है, कई किताब 3 दिन भी लिखती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके बाद में 11वें से लेकर के 18वें दिन, उस समय क्या होता है बताओ, कि महिलाओं के अंदर जो अंडाशय होता है उसमें किसका निर्माण होता है बताओ, अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बताओ, अंडाणुओं का। समझ गए आप। तो ये 11वें से 18 दिन होता है। उसके बाद में क्या होता है बताओ, उसके बाद में उसका रिकवरी तो करता ही है, उसका काम क्या बचा हुआ है, फिर वापस ऐसे ही हो जाएगा ये। अब अपने पास को अपन आगे बढ़ते ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, यह किसको प्रेरित करता है, यह लिंग हार्मोन को प्रेरित करता है। किसको करता है बताओ, लिंग हार्मोन को। यहां पे लिख देता हूं, लिंग हार्मोन को क्या करता है बताओ, प्रेरित करता है। अब लिंग हार्मोन कौन कौन सा अपने पास, दो है। एक का नाम क्या बताओ, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा अपने पास कौन सा बताओ, पहला अपने पास कौन सा है, टेस्टिस्टेरोन, और महिलाओं के अंदर कौन सा होता है बताओ, एस्ट्रोजन। ये आपको करना है, ठीक है। मैंने कितने हार्मोन बता दिए आपको, मैंने आपको 6 हार्मोन बता दिए, ठीक है। अब अपन मैं आपको अगला हार्मोन बताऊं तो मेरे पास है MSH हार्मोन। कहां होता है, एंड्रोजन बताया था मैंने, एंड्रोजन का दूसरा नाम होता है टेस्टिस्टेरोन हार्मोन। अब एक बार गौर करना, MSH हार्मोन को इसका अन्य नाम बताएगा, सॉरी अन्य नाम नहीं, फुल नाम MSH का, मेलानोपोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, मेलानोपोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है बताओ, MSH का नाम होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये पता है क्या करता है, यह त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। आपने कई बार देखा होगा कि अपने शरीर के ऊपर तिल बनते हैं ना। अब वो तिल बनते हैं तो कौन से हार्मोन की वजह से बनते हैं, MSH की वजह से। हाँ, मेलानिन एक वर्णक होता है जो अपनी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। समझ गए आप, अपने त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। इसका मतलब त्वचा पर जो तिल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, MSH हार्मोन की वजह से। मैंने आपको कितने हार्मोन बता दिए बताओ, 7 हार्मोन बता दिए। मुझे पता याद तो आपको नहीं हुए होंगे, हो गया क्या, उन्होंने कहा हो गया याद। क्या कहानी खत्म हो गई या और भी हार्मोन है, कोई बताएगा मुझे, और भी है। देखो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक आपको है ना, एक अग्र पीयूष होता है, एक मध्य पीयूष होता है, एक होता है पश्च पीयूष। हाँ, मेरे हिसाब से ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही है जो आप वहां से, ये तो बता रहे हो आप। हाँ, इसी की वजह से होती है मेरे हिसाब से ये, MSH हार्मोन की वजह से। यहाँ पे कुछ नहीं आया। देखो अगर अपन यहाँ पे बात करें, आपको पता होगा कि जो स्ट्रीमिंग होती है ना, ये करना, ये मैंने आपको बता दिया। अब 2 हार्मोन और बचे हुए हैं, एक का नाम कोई बताएगा मुझे क्या होता है, ADH हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। नाम सुना है आपने, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, इसी को अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन। और एक नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब मैंने आपको बताया कि अपना जो ये पीयूष ग्रंथि होती है ना, इस पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष। ठीक है, मैंने ऊपर के जो 6 बताए थे ना, ऊपर के 6 वो तो होते हैं अग्र पीयूष में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा
अपने पास 8 नंबर का हार्मोन है ADH हार्मोन, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या था बताओ? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और 9 नंबर पे क्या होता है बताओ? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला हार्मोन कौन सा होता है बताओ? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो दोनों के दोनों हार्मोन होते हैं ना, ये कहां से निकलते हैं बताओ? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलते हैं। लेकिन लेकिन ये आकर रुकते कहां पे हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, निकालने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इन दोनों हार्मोन्स को निकालेगी और ये निकल करके कहां पर आकर के रुक जाएगा? ये रुक जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि के पास आकर के रुकेगा, इसीलिए मैंने आपको इसको पीयूष ग्रंथि में लिखाया है। यहां पे लिख दिया है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है, लेकिन रहता कहां है? पीयूष ग्रंथि में। लेकिन पीयूष ग्रंथि में क्या होता है बताओ? रहता है। लेकिन क्या होता है बताओ? पीयूष ग्रंथि में रहता है। अब कोई मुझे बताएगा कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होता है? बताएगा क्या कोई? ADH हार्मोन क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होता है? कोई बताएगा ADH हार्मोन का काम क्या होता है? किसी को नहीं बताया? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अच्छा, बताते ही नहीं है केवल। अब एक बार गौर करना, आप यहाँ पे गौर करना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जब अपन चाय, अल्कोहल या कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, तो मुझे बताओ कि अपने शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? जो आदमी अल्कोहल का सेवन करता है, आपको पता होगा कि उसको 15 मिनट के भीतर भीतर एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पेशाब करने जाएगा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी चाय, अल्कोहल या फिर कॉफी का सेवन करता ज्यादा मात्रा में, उस आदमी के अंदर पेशाब की मात्रा क्या होती है बताओ? बढ़ जाती है। और उनको अपन क्या बोलते हैं बताओ? उनको अपन बोलते हैं कि क्या हुआ? देखो, ये जो चीजें होती है ना, इसको अपन बोलते हैं डाईयूरेटिक, बोलते हैं डाईयूरेटिक औषधियां बोलते हैं, समझ गए? अगर आप इसको ज्यादा ले ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एडीएच हार्मोन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। एडीएच हार्मोन क्या हो जाएगा बताओ? ब्लॉक। एंटी का मतलब क्या होता है? विरोध करना होता है। डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है? बढ़ाने वाली औषधियां। डाईयूरेटिक का मतलब होता है बढ़ाने वाली औषधियां। और अपनी बॉडी के अंदर पेशाब की मात्रा बढ़ाने वाली औषधियां क्या होती है? अपन चाय पियेंगे, आप कभी भी देखना, अगर मान लो आप रात के समय पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको नींद आ रही है, आपने क्या किया बताओ? आपने चाय बनाई और चाय पी ली आपने, ठीक है, और देख लेना भले ही आप आधे घंटे के अंदर अंदर आपके मूत्र की इच्छा होगी, आप आपके के अंदर क्या होगी बताओ? मूत्र उत्सर्जन करके आओगे, और आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका मतलब चाय, कॉफी और अल्कोहल क्या करता है बताओ? शरीर के अंदर मूत्र की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। और कहीं पर भी देख लेना, जो आदमी ज्यादा अल्कोहल का सेवन करेगा, ज्यादा चाय पिएगा, ज्यादा कॉफी पिएगा, उसके अंदर डेफिनेटली इनकी मात्रा क्या होगी बताओ? बढ़ जाएगी। जब उनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एडीएच हार्मोन। और वो क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगर उनकी मात्रा बढ़ गई है, अगर उनकी मात्रा बढ़ गई है, तो बढ़ने के बाद उसको वापस से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। समझ गए आप? इसका मतलब ये काम आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? क्या हुआ? वो तेरे तरफ इशारा कैसे कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि कोई आदमी, खुद आदमी बोल रहा है।
क्या पूछ रहा था अब पूछ। हाँ हाँ, किससे? तो अल्कोहल बाहर नहीं निकालेगा क्या वापस? अल्कोहल बाहर निकल जाएगा बाद में। एक बार गौर करना आप, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर मैं बात बताऊं, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कौन सा हार्मोन बताओ? प्रसव हार्मोन। क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपन बोलते हैं प्रसव हार्मोन। और मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय रिकवरी हार्मोन किसको कहते हैं? गर्भाशय रिकवरी हार्मोन किसको कहते हैं? अभी भी बताया था मैंने आपको। अरे देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गर्भाशय रिकवरी हार्मोन किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बोलते हैं। देखो जो नई चीजें है ना, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, कभी भी देख लेना चाहिए आप, नई चीजें होती है ना, अपना दिमाग जल्दी से उसको ग्रहण नहीं करता है ना। उसको समय चाहिए होता है उसको अंदर घुसाने के लिए। जो पुरानी चीजें आप सुनते हो ना, वो बहुत जल्दी से अंदर जाती है, क्योंकि आपकी पहले से सुनी हुई होती है। जो नई चीज आती है ना, दिमाग आपका स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आपका दिमाग कहेगा ये फालतू चीज है, लेकिन ये फालतू चीज नहीं थी, आपका नॉलेज वर्धन करेगा ये। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन भी करवाएगा ये। तो आपका दिमाग क्या करेगा ना, उस समय एक्टिव ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन बोलते हैं गर्भपात हार्मोन। क्या बोलते हैं बताओ? गर्भपात हार्मोन। अब यहां पे एक बार गौर करना, एक हार्मोन होता है रिलैक्सेशन हार्मोन। क्या होता है बताओ? रिलैक्सेशन हार्मोन। अब एक बार समझने की कोशिश करना, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, समझने की कोशिश करना, गर्भपात क्यों बोलते हैं इसको, प्रसव क्यों बोलते हैं? देखो, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो आपको पता होगा कि जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको एक असहनीय दर्द होता है। ठीक है, अब वो असहनीय दर्द क्यों होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि महिला के दोनों पैरों के बीच में एक बंद होता है, जिसको क्या बोला जाता है बताओ? प्यूबिक बंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? प्यूबिक बंद। क्या बोलते हैं बताओ? प्यूबिक बंद बोलते हैं। और जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, तो वो बंद क्या होता है बताओ? चौड़ा हो जाता है। जब वो बंद चौड़ा होगा तो उसके अंदर क्या होता है? एक तेलीय पदार्थ स्त्रावित होता है, और वो एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन हार्मोन। क्या बोलते हैं बताओ? रिलैक्सेशन हार्मोन बोलता है, जो बच्चे को इजीली बॉन्ड करवाता है। जो क्या करता है बताओ? बच्चे को इजीली बॉन्ड करवाता है। समझ गए आप? अगर मैं बात करूं, आपको यह भी पता होगा कि मान लो कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है, और जब वो गर्भ के अंदर होता है बच्चा, तो आपको पता होगा कि वो बच्चा माँ के गर्भ में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे क्रमानुकुंचन गति करता है। करता कि नहीं करता है? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो कि आपको दौड़ लगानी है या फिर आपको लंबी कूद लगानी है, तो आप क्या करते हो? पहले पीछे से दौड़ करके आते हो, तो आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा मिले। होता कि नहीं होता ऐसा? वैसे ही जो बच्चा इस दुनिया में आता है, नई दुनिया में आता है, तो वो क्या करता है? अंदर ही अंदर पहले दौड़ लगानी पड़ती है। ठीक है, जब वो अंदर अंदर दौड़ लगाएगा तो उसको दौड़ लगाने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। समझने की कोशिश करना है बार आप। ये हार्मोन क्या करता है? वो हार्मोन उस माँ के गर्भ में बच्चे को क्रमानुकुंचन गति प्रदान करता है। मुझे एक चीज बताओ, ये हार्मोन अगर नाटक करने लग जाएगा कि मैं तो ये हार्मोन रिलीज नहीं करूंगा, तो मुझे बताओ क्या क्रमानुकुंचन गति होगी? नहीं होगी। क्या वो बच्चा जन्म ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्या वो बच्चा अंदर मर जाएगा माँ के गर्भ में? क्या इसी को गर्भपात बोलते हैं? क्या इसी को तो बोलते होंगे। अब मुझे बताओ, आपके पेपर में आ गया कि गर्भपात हार्मोन किसको कहते हैं? रटना तो नहीं पड़ेगा ना आपको, आराम से कर पाओगे आप। गर्भपात हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। इसको प्रसव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रमानुकुंचन गति करता है, और क्रमानुकुंचन गति करेगा तो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रसव हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं प्रसव। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रसव हार्मोन बोलते हैं। रटने की नौबत आएगी आपको, अगर अब भी आएगी ना तो आपका कल्याण हो भी नहीं सकता है। ठीक है, अब मेरी तरफ से पीयूष ग्रंथि पूरी हो चुकी है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। सबसे लंबी ग्रंथि यही थी। अगर मैं आपको समझाने में सफल रहा तो मेरी यात्रा सफल है, अगर सफल नहीं हुआ तो मेरी यात्रा असफल मानो आप। मैंने एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो, जिनको भी समझ में आ गया, मैं ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में 1 लिख देना, नहीं समझ में आया तो 2 लिख देना, ताकि मुझे पता चले। एक लड़का बोल रहा है ऑनलाइन कि क्या सर हमने आपकी कोई बकरी चुरा ली है क्या? आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। अब अपन अन्य ग्रंथि पढ़ते हैं।
अब मुझे बताओ, पीयूष ग्रंथि मैंने आपको करवा दी, अब कौन सी ग्रंथि पहले पढ़ना चाहिए बताओ। अब 5-5 मिनट का खेल है, बस 5-5 मिनट में हो जाएगा। एड्रिनल पहले पढ़ोगे? अरे एड्रिनल नीचे आएगी, पहले ऊपर ऊपर की सलटा लेते हैं, ऊपर ऊपर वाली सलटा लेते हैं पहले। हाइपोथैलेमस ग्रंथि 2 नंबर की कौन सी बताओ? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सबसे पहले इसका उपनाम, इसको क्या बोलते हैं? हेड मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं बताओ? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? क्या बात है। हाँ, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको अपन क्या कहा? हेडमास्टर। मुझे एक चीज बताओ आप, एक बार समझने की कोशिश करना। एक स्कूल के अंदर क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। हमारी भूमिका क्या हो जाएगी? मास्टर की। अगर मैं बात करूं विजयपाल जी सर की भूमिका क्या हो जाएगी? हेडमास्टर की। वो हमें कंट्रोल करता है और हम आपको कंट्रोल करते हैं, यही तो होता है। अब आपको पढ़ाने वो तो आएंगे नहीं विजयपाल जी सर, हम आते हैं आपको, इसके लिए मैं आपके लिए क्या हो गया? मास्टर। और हमारे मास्टर कौन हो गए? विजयपाल जी सर, यही तो हो गया ना इसका मतलब। हाँ, तो तभी तो मैंने किसका नाम लिया है? विजयपाल जी सर का लिया है। समझ गए आप? मैं एक बार, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, कोई मुझे बताएगा हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? दिमाग से स्किप हो रहा हार्मोन का नाम, कोई बताएगा मुझे? हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है जो अपनी बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है? ऑप्शन मेरी याद ही नहीं, कहां से बताऊं? चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए लिख देता हूं। स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, ये आप खुद ही लिख लेना। दिमाग हो रहा है स्किप से, सॉरी दिमाग से स्किप हो रहा है। ये हार्मोन कौन सा है? अगर मैं इसका काम बताऊं, इसका काम होता है अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना किसका काम होता है बताओ? हाइपोथैलेमस को। इसका कार्य क्या होता है? शरीर से निकलने वाले, सॉरी गलत लिख दिया, शरीर के तापमान का नियंत्रण। ये क्या करता है बताओ? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब कई बार पेपर में आता है कि शरीर की तापमापी किसको कहते हैं? शरीर की तापमापी किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को ही कहेंगे। ये क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है, मापने का काम करता है। तो आपके पेपर में आएगा कि किस ग्रंथि को शरीर की तापमापी भी कहते हैं? इस ग्रंथि को शरीर की तापमापी भी कहते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं बताओ? शरीर की तापमापी भी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, आपने जो चीज बताई है ना कि ये भूख, प्यास, नींद, जागना, उठना, सोना, प्यार, ग्रहणा, भावनाएं, ठीक है, किसी से हिंसा करना, किसी से ग्रहणा करना, ये जितनी भी है ना, ये उनका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, कई बार आप अक्सर बोलते हो, क्या बोलते हो?
हाँ वो तो पता है मुझे। मैं क्या प्रश्न पूछ रहा था आपसे? नहीं, गलत है। ऑनलाइन में नाम आ रहा है हेपोथेलिस हार्मोन। नहीं, हेपोथेलिस नहीं है सर। आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? गोनेडोट्रोपिक। अरे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पता है किसको बोलते हैं? जो अपने पास पीयूष ग्रंथि देना, उस पीयूष ग्रंथि में मैंने आपको एक तो एफएसएच बताया था, और एक मैंने आपको क्या बताया था, एफएलएच बताया था। ये दोनों जनन हार्मोन होते हैं। इसको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडो का मतलब क्या होता है? जाओगे क्या? हाँ, जाओ। एक बार गौर करना, आप देखो स्वतंत्र हो आप लोग। मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ क्लास में उठ करके जाने वाला सिस्टम। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, याद आएगा तो ठीक है। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये बताया, आप बीच में बोले थे कि भूख, प्यास, घृणा, प्यार, इन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब अपन मस्तिष्क पढ़ रहे होंगे ना, मस्तिष्क पढ़ रहे होंगे, तब अपन उनकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अपन को बातें किसकी करनी है, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो अपन को हार्मोन की बात करनी है। अगर मैं वो बातें करने लग जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। समझ गए आप? आपने सही बोला है कि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, नफरत, जितनी भी तमाम प्रकार की चीजें हैं उन सबको कंट्रोल करता है। समझ गए? अब आप कई बार बोलते हो कि दिल टूट गया है ना? टूटेगा कहां से? हड्डियां नहीं होती है ना? आप कहोगे धोखा दे दिया है ना? दिल भारी भारी हो रहा है, भारी कहां से होगा बेचारा, 300 ग्राम का है। अब देखो अपन 3 नंबर पे बात करते हैं। मैंने आपको पीयूष ग्रंथि करवा दी, आपको हाइपोथैलेमस करवा दी। अब अपन बात करते हैं 3 नंबर पे, पेनियल या पीनियल ग्रंथि बची है शायद मस्तिष्क की, तो और तो हो गई। क्या चीज है? क्या बात है, बिल्कुल सही बात। पीनियल ग्रंथि। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका उपनाम। इसका उपनाम कोई बताएगा मुझे? इसको पता क्या बोलते हैं? शरीर की तीसरी आंख। इसको शरीर की आत्मा का केंद्र बोलते हैं। देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहा हूं ना, ये क्रीम है आपके लिए, और आपको ये याद करना पड़ेगा। शरीर की तीसरी आंख क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, शरीर की आत्मा का केंद्र क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। इसका एक नाम और है, क्या बोलते हैं इसको अपन, पीनियल ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? शरीर की जैविक घड़ी। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन कहां होती है, इसकी स्थिति कहां होती है, कोई मुझे बताएगा इसकी लोकेशन कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। चलो मस्तिष्क लिख देते हैं, उतना अपन नहीं जाएंगे।
आपके ऑप्शन में डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा, मस्तिष्क का भाग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से, कोई मुझे बताएगा? इससे निकलने वाला हार्मोन कौन कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? चलो नहीं याद आपको। मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है बताओ? मेलाटोनिन हार्मोन एक होता है सेरोटोनिन होता है क्या? सेरोटोनिन होता है, सही है ना? एक होता है सेरोटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, और एक होता है सेरोटोनिन हार्मोन। अब देखो इन दोनों का अलग अलग काम होता है, हार्मोन है अलग अलग तो काम भी अलग अलग होगा। जैसे पीयूष ग्रंथि में मैंने आपको कितने हार्मोन बताए थे, सबके काम एक थे क्या बताओ? नहीं थे, सबके काम अलग अलग थे। अब उसी प्रकार से बात करूं, इस पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों हार्मोन निकलता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन पता क्या करता है? अब मुझे एक चीज बताओ, आप सपोज करो कि आप हर रोज दोपहर के 1 बजे खाना खाते हो, समझने की कोशिश करना। आप हर रोज 1 बजे खाना खाते हो, और मान लो कि मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई और ये 1:30 बजे तक खिंच गई, है ना? इसको वास्तविकता मत मानना, आप वास्तविकता मत मानना, मुझे पता चक्कर चक्कर आ जाएंगे नहीं आपको, है ना? अगर मान लो कि मेरी क्लास गलती से आधे घंटे लेट तक चली गई, अब जैसे ही 1 बजेगा ना, 1 बजेगा, चाहे आपको कितना भी इंटरेस्ट आई इस पढ़ाई में, आपका पेट ये कहेगा भूख लगने लग गई, है ना? इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक घड़ी लगी हुई है जो आपको ये बताती है कि अब आपको खाना खा लेना चाहिए। हाँ हाँ, ये पहली बात। तो इसको अपन जैविक घड़ी वो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। दूसरी बात, सपोज करो एक बार आप कि मान लो कि आप सुबह, एक बार समझने की कोशिश करना है, एक बार आप मान लो कि आप रोज सुबह सुबह 3 बजे उठते हो पढ़ने के लिए, तो सही बात है। तो देखो, दिन में है ना 2 टाइम खाने की अपेक्षा दिन में 5 टाइम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना आमाशय है ना वो खाने को कितने देर तक रखता है? 4 घंटे तक, और आप हर 4 घंटे के बाद आराम से खा सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप बैठे ना तो वो सामने रखा हुआ है ना, वो खाली होगा, आपका पेट नहीं भरेगा। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप 2-2 रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोटे छोटे अंतराल में खाना चाहिए, इससे अपना पेट भी खराब नहीं होता है ना? हाँ, अब देखो जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो ये होती है कि वो अपना समय बचाना चाहता है, तो वो पता क्या करता है? वो सुबह खाना बनाता है, ठीक है, सब्जी एक टाइम बना लेगा, रोटी चलो 2 टाइम बना लेता है। सब्जी क्या करेगा? वो सुबह सुबह बनाएगा, सुबह की, दोपहर की, शाम की एक साथ बना लेगा, है ना? और ऐसी सब्जी बनाएगा जो खराब नहीं होती है। अब क्या करेगा कि अगर मान लो कि वो सुबह बनाएगा, तो सुबह उसने क्या करी, 8 रोटी चेप दी एक साथ, और वो चला गया कहाँ? लाइब्रेरी में। फिर कहाँ चला जाएगा? लाइब्रेरी में। अब जब लाइब्रेरी में जाएगा ना, तो कई लोगों को परेशान करेगा, फू फू कर करके, है ना? माहौल बड़ा खराब करेगा ये। अब बाद में क्या होगा? धीरे धीरे अब एक बार समझने की कोशिश करना आप, मैं देखो दोबारा बता रहा हूं। अगर मान लो कि आप सुबह हर रोज 3 बजे उठते हो और आपकी अलार्म घड़ी आपको जगाती है ना? अब एक बार मुझे बताना कि मान लो कि आपका आज पेपर होने वाला है, या मान लो कि आपका कल पेपर होने वाला है, सुबह आपको 9 बजे जयपुर पहुंचना है, या फिर मान लो कि आपको 12 बजे जयपुर पहुंचना है, और आप हर रोज अलार्म घड़ी से उठते हो, क्या आपको अगली रात नींद आएगी क्या? नहीं आएगी आपको नींद। अब आपको वो घड़ी है ना, वो जगाती रहेगी, आपको 5 मिनट पहले कह देगी कि चल उठ, तेरा टाइम हो गया है, और अलार्म घड़ी का इंतजार नहीं होगा। अब मुझे बताओ, आपको कौन जगाती है? ये जैविक घड़ी जगाती है, और उस समय आपका ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, ये ज्यादा रिलीज हो जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर आपको जगाने का काम करता है। समझ गए आप? और जिसके अंदर ये पीनियल ग्रंथि जितनी अच्छे से काम करेगी ना, यकीन मानिए वो आदमी रियलिटी के अंदर बहुत चरम लेवल पर जाता है। वो
क्योंकि ये पीनियल ग्रंथि जितनी एक्टिव होगी ना व्यक्ति की, इसको क्या कहते हैं, मानव की तीसरी आंख बोलते हैं। अगर जिसकी ये ग्रंथि एक्टिव होती है ना, उसको है ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में क्या होता है, प्रकांड ज्ञाता होता है। क्योंकि उसको कभी अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी जरूरत नहीं पड़ती, वो बहाने नहीं बनाता है एक तो, ठीक है। वो क्या ये नहीं कहेगा कि अलार्म घड़ी बजी नहीं तो मैं नहीं उठा, उसको जैविक घड़ी उठाएगी और वो पढ़ेगा उठ करके, है ना। और जब आपको अलार्म घड़ियां उठाती है ना, हाँ हाँ, तो ये आपकी नहीं है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन बनने नहीं देती आप। अब देखो अपन आगे बात करते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन का आपको काम समझ में आया क्या। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, ये मेलाटोनिन हार्मोन अंधे व्यक्तियों में ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है बताओ, अंधे व्यक्तियों में। एक बार समझने, यहां पे फोकस करो एक बार आप। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, ये अंधे व्यक्तियों में क्या होता है, ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है बताओ, अंधे व्यक्तियों में ज्यादा होता है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, जो अंधा व्यक्ति होता है ना, कभी देखना उसका जो नॉलेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। अपन सोचते हैं कि ये आंख से इतना खराब है, उसके बावजूद भी इतना होशियार कैसे है। अगर मैं बात करूं कि उसकी हर चीज क्या होती है बताओ, एक्टिव होती है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, ये ज्यादा प्रकाश में क्या होता है, ये ज्यादा प्रकाश में नष्ट हो जाता है, और कम प्रकाश में क्या होता है, ये ज्यादा निकल करके आता है। अब मुझे बताओ, अपनी आंखों के अंदर से प्रकाश अंदर जाएगा, जब ये प्रकाश अंदर जाएगा ना, तो अपने मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करेगा, नष्ट करेगा। समझने की कोशिश करना आप। जो अंधे व्यक्ति होते हैं ना, अंधे व्यक्तियों के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा होता है। आपके पेपर में आएगा कि अंधे व्यक्तियों के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, या फिर अंधे व्यक्तियों के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है। कौन सा होता है बताओ, मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, हर चीज के अंदर उसको एडवांस बनाएगा, ठीक है। अब एक बार पेपर में आया था, क्या प्रश्न आया था कि अंधे व्यक्तियों के अंदर जो जनन क्रिया होती है वो समय से पहले शुरू हो जाती है। जो जनन क्रिया होती है ना, अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के अंदर जनन क्रिया 13 साल की उम्र में चालू हो जाती है, और मान लेते हैं कि पुरुषों के अंदर 16 साल की, मैं इसको कर देता हूं 12 से 15 महिलाओं के अंदर, कोई फिक्स तो होता नहीं है। अगर मैं बात करूं पुरुषों की तो कितना होता बताओ, 15 से 18। पुरुषों के अंदर मैच्योरिटी थोड़ी लेट आती है और महिलाओं में क्या होती है बताओ, जल्दी आ जाती है। इसीलिए महिलाओं की शादी की उम्र क्या होती है बताओ, कम होती है, पुरुषों की क्या होती है बताओ, ज्यादा होती है। अब एक बार गौर करना कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं ना, अंधे व्यक्तियों के अंदर जनन क्रिया समय से पहले हो जाती है, और वो समय से पहले होने का कारण क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। समझ गए यार। और ये मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा प्रकाश की उपस्थिति में कम निकलता है। अब मुझे बताओ, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, है ना, मैं काने की बात नहीं कर रहा हूं, काना अलग होता है, अंधा अलग होता है। अंधा किसको कहते हैं, जिसकी दोनों आंखें बंद होती है, उसी को तो बोलते होंगे। काना किसको कहते हैं, एक आंख से जो काना होता है उसी को बोलते होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ आप, जो अंधा व्यक्ति होगा, क्या प्रकाश उसकी आंखों की तरफ अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या मेलाटोनिन हार्मोन नष्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो उस व्यक्ति के अंदर जनन क्रिया समय से पहले हो जाएगी। समझ गए आप। अब ये आपको याद रखना, हाँ, उसके अंदर जो लिंग हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे अगर मैं बात करूं, कभी भी देखना आप, जो व्यक्ति अंधे होते हैं ना, उनके चेहरे पर दाढ़ी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कोई महिला है, तो अगर मान लो कि 12 से 13 साल के अंदर नॉर्मल इसके अंदर क्या होती है बताओ, जनन क्रिया होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाता है। हाँ, देखो, स्तन ग्रंथियों का विकास है ना, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, ठीक है। लेकिन महिलाओं के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है ना, उसके अंदर दूध बढ़ाने के लिए एक हार्मोन भी होता है। समझ गए आप। अब देखो, अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने मुझे बताओ, मेलाटोनिन हार्मोन का काम समझ में आ गया आपको। अरे इधर देख ले तू यार, बाद में पढ़ते रहना स्तन ग्रंथियां। तो देखो, मेलाटोनिन हार्मोन की अगर अपन बात करें, मेलाटोनिन हार्मोन का काम समझ में आया आपको, लिखवाने की जरूरत पड़ेगी, कर लोगे आराम से। शरीर की जैविक घड़ी किसको कहते हैं, आराम से कर लोगे। शरीर की आत्मा किसको कहते हैं, आराम से समझ लोगे। अब मुझे बताओ, सेरोटोनिन हार्मोन भी इसी ग्रंथि से निकलता है ना। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रक्त वाहिनियों को सिकोड़ना। इसका काम क्या होता है बताओ, रक्त वाहिनियों को सिकोड़ना। अपनी जब रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाएगी तो मुझे बताओ, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्या। इसका मतलब, इसका काम क्या होता है बताओ, इसका काम होता है रक्त वाहिनियों को सिकोड़ना। इसका कार्य क्या होता है बताओ, रक्त वाहिनियों को सिकोड़ना। नहीं बढ़ाना है क्या बताओ, सबसे, सॉरी,
रक्त वाहिनियों को सिकोड़ना, अब एक बार गौर करना, सेरोटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, अपनी रक्त वाहिनियों को सिकोड़ता है। मुझे बताओ जब रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाएगी तो रक्त वाहिनियों में बहता क्या है, रक्त ही तो बहता है, रक्त को ब्लड कहते हैं क्या इंग्लिश में। तो अगर मुझे बताओ उसका एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा क्या, बढ़ जाएगा। अब आपके पेपर में आएगा कि सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, यह व्यक्ति के शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब आपको पता होगा जब आपको टेंशन होती है तो अपन बोलते हैं बीपी हाई होगी, बीपी हाई होगी, उसमें पता क्या होता है, ये सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है बताओ, ज्यादा निकलता है। जब ज्यादा निकलेगा तो रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाएगी, रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप। इसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। क्या कोई दिक्कत आपको पीनेल ग्रंथि में, क्या कोई दिक्कत आपको? हाँ, अब मान लो कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो बीपी लो हो जाएगी और कम होगा। अब अगर मैं बात करूं, आपको गौर करना है बार, मैंने अभी तक आपको कितनी ग्रंथियां बता दी, 3 ग्रंथि। क्या आपको खोपड़ा समझ में आ गया, मस्तिष्क की सारी ग्रंथि आपको मैंने बता दी, कोई दिक्कत आपको समझने में? अब अपन थोड़ा और नीचे उतर जाते हैं, यहां आ जाते हैं अपन, है ना। थायराइड ग्रंथि, मुझे बताओ इसका उपनाम क्या होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? गलगंड ग्रंथि, ऑप्शन, शरीर का टेम्पू, शरीर का स्कूटर, शरीर की रेलगाड़ी, शरीर की चिलगाड़ी। ऑप्शन बता रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं शरीर का टेम्पो। आप गूगल कर लेना, मैं आपको कारण बताऊंगा, रटना नहीं है, हर चीज का कारण बताऊंगा आपको। देखो इसका अन्य नाम क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं आउटू ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं बताओ, आउटू ग्रंथि बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन कहां होती है, इसकी स्थिति कहां होती है, इसकी स्थिति कहां होती है बताओ, अपने गले में होती है। कहां होती है बताओ, गले में। कहां होती है बताओ, गले में होती है। कोई मुझे बताएगा कि इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब इस थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये पता क्या करता है? यह शरीर की उपापचयी दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर कोई, हमेशा का पता नहीं है मुझे, एक बार यहां पे फोकस करना है, बार यहां पे फोकस करना। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं शरीर की उपापचय दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उपापचय दर का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ खाना खाते हो ना, उस खाने को तोड़ने का काम अपना मुख ये सब करता है, लेकिन उसको अच्छे से उसको पचाने का काम, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ये अपनी उपापचय दर को क्या करता है, नियंत्रित। अब एक बार गौर करना, ये नाम लिखा हुआ है उपापचय। क्या नाम लिखा हुआ बताओ, उपापचय। आपको संधि विशेष तो आता ही होगा, आपकी कमजोर तो साइंस ही है ना। मुझे बताओ इसको आप तोड़ करके बताना है।
उप प्लस अप प्लस चय। सही है क्या ये संधि? अब एक बार गौर करना, यहां पे लिखा हुआ है उप प्लस अप प्लस चय। मैं पहला शब्द बनाऊंगा इसे उपचय और दूसरा शब्द बनाऊंगा अपचय। दो शब्द बनाए, उपचय और अपचय। उपापचयी दर। अब क्या होता है जब अपन खाना खाते हैं ना, उस खाने को तोड़ने का काम कौन करेगा? उपचय कर देगा, ठीक है। या फिर मान लो कि अपचय क्या करता है? अपचय करता है खाने को तोड़ने का काम, और ये क्या करता है बताओ? खाने को वापस जोड़ने का काम करता है। समझ गए आप? इसका मतलब ये क्या करता है बताओ? ये क्या करता है बताओ? अणुओं का संश्लेषण करता है, बनाने का काम करता है, अणुओं को बनाएगा। जबकि अपचय का मतलब क्या होता है? अणुओं का विखंडन। ये क्या करेगा बताओ? अणुओं का विखंडन करेगा। देखो, जब आप कोई खाने को तोड़ते हो तो आपको उससे क्या मिलती है बताओ? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। सपोज करो कि आपने अंगूर खाया, अंगूर से क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज मिलता है। अब आपने जैसे अंगूर खाया तो आपके पेट के अंदर क्या हो जाएगी बताओ? जो चूहे, मछली का नाम ले लूं क्या? मछली तो नहीं है ना खाने की। देखो, अगर अपन बात करें, अगर मान लो कि अपन कोई भी खाना खाते हैं तो अपन क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं। तोड़ने का काम कौन करेगा बताओ? उपचय। इस क्रिया के दौरान हो जाएगा। लेकिन वापस से इसको जोड़ने का काम, जोड़ने का मतलब ये नहीं वापस से वो जुड़ जाएगा। जोड़ने का काम होता है अपन को वापस से जोड़ करके रखता है। अगर अपन खाना नहीं खाएंगे, क्या अपन इस दुनिया से जुड़े हुए रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे। अपन टूटे हुए से महसूस करेंगे, जैसे अभी आपको फील हो रहा है। बोल रहा है ना? करना इस दिन रेस्ट का। हाँ, तो कितने दिन रह सकता है अंकित? तो नवरात्र हो गए 9 दिन तो। हाँ, एक बार गौर करना, ये मैंने आपको बता दिया। इसका काम क्या होता है बताओ? शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करना होता है। समझ गए आप? मतलब अगर मान लो कि जब अणु टूटते हैं और जब वापस बनते हैं ना, तो अपन को बनाने का काम करता है। इसका मतलब अपन ने शरीर को चलाने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नाटक करेगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन नाटक करेगा तो अपन अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस करेंगे। इसका मतलब अपन चल नहीं पाएंगे, अपनी गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? शरीर का टेम्पो कहते हैं। टेम्पो का काम क्या होता है बताओ? टेम्पो का काम क्या होता है? सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसी प्रकार से अपने जीवन को जोड़े हुए रखना किसका काम होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका उपनाम क्या होता है? शरीर का टेम्पो। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम लिख लेते हैं अपन। इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा बताओ? थायरोक्सिन। अगर मान लो इस हार्मोन की क्या होगी बताओ? कमी होगी। मुझे बताओ, जब इस हार्मोन की कमी होगी, एक चीज और बता देता हूं, कई बार पेपर में आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? और ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन रहित होता है? और दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, दोनों ही हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? गलगंड। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? घेंगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड पर्सन है, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड पर्सन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड। गलगंड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? गले को। अपना गला सुझावा सा हो जाता है, लटक जाता है आगे से। समझ गए आप? अगर मैं आपको बताऊं कि गलगंड, गेंगा और गोइटर तीनों एक ही नाम होते हैं, और ये पता किसकी वजह से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी वजह से? आयोडीन। जब आयोडीन की कमी होगी तो क्या कम हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? आयोडीन युक्त हार्मोन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बताओ? आयोडीन युक्त हार्मोन बोलते हैं। समझने में कोई दिक्कत आपको? आयोडीन युक्त हार्मोन किसको कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन को। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड। अब मुझे बताओ, जब इस हार्मोन की अधिकता होगी तो क्या होगा बताओ? अपनी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी। जब अपनी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी तो अपने जो आंखों की जो नेत्र गोलक नहीं है क्या, वो नेत्र गोलक बाहर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताओ? नेत्र गोलक बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये डोला बाहर गिर जाएंगे, ये मानो आप। इसका मतलब जब आयोडीन की अधिकता हो जाएगी तो ये नेत्र गोलक क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और इस रोग का नाम होता है एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। क्या होता है बताओ? एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। इसको क्या बोलते हैं बताओ? एक्जोथैलेमिक गॉइटर बोलते हैं। समझ गए? कमी से मैंने आपको बता दिया, अधिकता से मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक हार्मोन और होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? उस हार्मोन का नाम कोई बताएगा मुझे क्या? दिख तो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर मैं बात करूं, एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम होता है कौन सा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। बताया तो था मैंने आपको क्या कहा कि जब आयोडीन की अधिकता हो जाएगी तो अपनी आंखों की जो नेत्र गोलक है ना, वो ऐसे लगेंगे जैसे बाहर आए हुए हैं। बाहर आते नहीं है ये, बाहर आए हुए लगेंगे ये, है ना। और इसी रोग को अपन क्या बोलते हैं? एक्जोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं। अब अपने पास कहा तोती? तोती को समझ में नहीं आता क्या? मैंने ये कहा था कि कान है ना वो चौड़े चौड़े हो जाते हैं और उसमें किट्टी है ना ज्यादा जम जाती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्जोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। अपने आंखों के नेत्र गोलक बाहर आ जाएंगे। बाहर आते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में आ जाएंगे। ये नेत्र गोलक मोटे हो जाएंगे और आपको लगेंगे कि बाहर आ गए ये। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्जोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। अब अगर मैं बात करूं कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं? आयोडीन रहित हार्मोन। ये क्या होता है बताओ? आयोडीन रहित हार्मोन होता है। क्या होता है बताओ? ये होता है आयोडीन युक्त हार्मोन, और ये क्या होता है बताओ? आयोडीन रहित हार्मोन होता है। इसका पता है काम क्या होता है? अपने रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाना। इसका काम सुनना क्या होता है? अपने रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाना। समझ गए आप? इसका कार्य लिख देता हूं मैं। इसका कार्य क्या होता है बताओ? रक्त में कैल्शियम की मात्रा घटाना। अगर एक बार गौर करना आप, इतना अगर आपको समझ में आ गया, इसके बारे में अपन और बात कर लेते हैं। देखो, कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है बताओ? घटाता है। अब अगर मान लो कि अपनी बॉडी में कैल्सीटोनिन हार्मोन अगर ज्यादा बनता है तो क्या होगा बताओ? अगर कैल्सीटोनिन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। रक्त में क्या हो जाएगी बताओ? कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी अपन को, हो जाएगी नहीं है? अगर मैं बात करूं, अगर इस हार्मोन की अधिकता हो गई, सॉरी अधिकता को तो मैंने आपको बता दिया, जब इस हार्मोन की क्या हो जाएगी बताओ? कमी हो जाएगी, तो क्या होगा बताओ? देखो, इसके अंदर क्या होता है बताओ? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। एक में तो क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जब इस हार्मोन की अधिकता होगी तो क्या होगा बताओ? कैल्शियम की मात्रा और ज्यादा घट जाएगी। जब कमी होगी तो क्या हो जाएगा बताओ? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब कैल्शियम की मात्रा क्या होती है बताओ? जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। और जब कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? हाइपोकैल्सीमिया।
क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। समझ गए आप? देखो 2 वर्ड याद रखना। हाइपो का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, गुस्सा करना होना है। हाइपर, हाँ सही है। हाँ, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, और हाइपो का मतलब क्या होता है? घटना। आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, मेरी तरफ से थायराइड ग्रंथि पूरी हो गई है। क्या चीज? मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो रक्त में कमी हो जाएगी कैल्शियम की तो दिक्कत ही दिक्कत है, अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो भी दिक्कत है। आपने एक नाम सुना क्या? टिटेनी, नाम सुना है? टिटेनी अपनी हड्डियों के अंदर, मतलब अपन जब चलते हैं ना तो अपन को दिक्कत होती है, मतलब अपनी हड्डियां चल। हाँ हाँ। अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो हाइपर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम की मात्रा घट गई तो हाइपोकैल्सीमिया। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। टाइम कितना बचा है? आधा घंटा बचा है। आधा घंटे में तो अपन कर लेंगे। पैराथायराइड पढ़ लेते हैं अब अपन। अरे थाइमस तो बढ़ेंगे, पहला पैराथायराइड तो पढ़ो। थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड है। क्या बात, वही है। पैराथायराइड ग्रंथि, अगर मैं पैराथायराइड ग्रंथि की बात करूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। अंकित, इसके तो 11वीं बारी में साइंस रही हुई है, और तेरे आर्ट्स रही हुई है। तो तेरे तो होम साइंस रही हुई है और इनके केवल साइंस रही हुई है, तो साइंस में फर्क नहीं होता क्या? तेरे पॉलिटिकल साइंस रही हुई है, इसके फिजिक्स केमिस्ट्री रही हुई है। हाँ, तो फिर तेरे को आता क्यों नहीं है? क्या हुआ है? बात करनी आवा है इतना? अगर मैं बात करूं अन्य नाम की, इसका अन्य नाम क्या होता है पैराथायराइड ग्रंथि का? कोई मुझे बताओगे? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि। अगला पॉइंट, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, इसको अपन एक और बोलते हैं, परा आउटू ग्रंथि। ग्रंथि क्या बोलते हैं? क्या हुआ? किससे भागे दोनों जन? बिना पूछे बिना ही? हाँ, पता है क्या आपको काम? अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां होती है पैराथायराइड ग्रंथि की? ये होती है थायराइड ग्रंथि के अंदर। मैंने पीछे वाले में एक पॉइंट लिखाना था, वो नहीं लिखाया मैं आपको। इसका खास पॉइंट अपने पास क्या बताओ? थायराइड ग्रंथि को पता क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या हुआ? किससे पूछ के गया था धीरज? तो धीरज पानी पीने गया था? तो सोच एक बार यार, मैं तो इतनी देर पढ़ा रहा हूं आपको, गला सूख गया मेरा, ना लाना नहीं है। अरे कैमरा ये, देखो एक बार गौर करना आप, वापस से एक बार गौर करना। थायराइड ग्रंथि आपके पेपर में आ सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपका नाम क्या है? पंकज। केवल और केवल 25 मिनट बचे हुए हैं, 25 भी नहीं बचे होंगे मेरे हिसाब से, 20 बचे हुए हैं। देख हाँ, ये तो आप बहुत बता दोगे, पूरी गणित निकालोगे, आप सेकंड भी बता दोगे, मुझे पता है। सेकंड भी बता दोगे क्या? बता दोगे? गिरीश बाहर क्यों गया था? नीचे से आना। हाँ।
अब एक बार पढ़ लो थोड़ी देर आप, इससे अच्छा मेरी क्लास है ना, रियल बता रहा हूं मैं। वो 4 से 5 सही थी। गौर करना आप, थायराइड ग्रंथि को पता क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यहां पे लिख देता हूं मैं। हाँ, सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी होती है बताओ? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। अब देखो आगे मैं आपको बताइए थायराइड ग्रंथि क्या होता है बताओ? अंदर होता है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, एक बार समझने की कोशिश करना, पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलता है? कोई बताएगा मुझे कौन सा हार्मोन निकलता है? क्या बात। कौन सा हार्मोन निकलता है बताओ? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन का काम पता है आपको क्या होता है? यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बना करके रखता है। अब एक बार संयोग देखिए एक बार आप अपनी बॉडी का। थायराइड ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन निकल रहा था, कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा था। अगर वो कम करेगा ना, तो पता ये क्या करेगा? ये बढ़ा देगा उसको। ये क्या करेगा बताओ? ये बढ़ा देगा। समझ गए? अगर ये कभी नाटक करेगा, ये क्या करेगा बताओ? ये कम करेगा। तो क्या वो बढ़ा देगा? क्या नहीं करेगा। लेकिन जब उसके अंदर कमी करेगा, वो कमी करेगा ना, तो ये क्या करेगा बताओ? बढ़ा देगा, उसकी पूर्ति कर देगा। तो इसका काम क्या होता है बताओ? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना। इसका काम क्या होता है बताओ? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। समझ गए? अगर मुझे बताओ जब कभी इस हार्मोन की कमी हो गई, तो मुझे बताओ क्या अपने शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी? हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, तो मैंने आपको उधर भी बताया था, उस समय रोग कौन सा होता है? टिटेनी। बताया ना मैंने अभी भी। तो आपको यहां पे बता देता हूं कि इस पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन की जब कमी हो जाएगी, तो कौन सा हार्मोन हो जाए, कौन सा रोग हो जाएगा बताओ? टिटेनी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा बताओ? टिटेनी। आपको बस पैराथायराइड ग्रंथि में इतना ही पढ़ना है। समझ गए? कोई दिक्कत आपको? पहला इसका अन्य नाम थायराइड ग्रंथि के अंदर कहां पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के अंदर। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपके पास ऑप्शन आएगा गले में। समझ गए? इसके निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है? ये है। काम मैंने आपको बता दिया। अब कौन सी ग्रंथि बची हुई है अपने पास? अब अपन और नीचे आते हैं। अपने हृदय के या अपने दिल के सबसे करीब कौन है? थाइमस ग्रंथि है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। अगर ये नहीं बढ़ा पाया तो कैल्शियम कम हो जाएगा। जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो अपन अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस करेंगे। समझ गए? जब अपने रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली अपनी हड्डियों में भी क्या हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अपने को कौन सा रोग हो जाएगा? टिटेनी रोग हो जाएगा। समझ गए आप? अब देखो अगर मैं बात करूं थाइमस ग्रंथि, कहां होती है ये? इसकी लोकेशन हृदय के पास होती है। कहां होती है बताओ? हृदय के पास। ऐसा करते हैं अपन, उसी स्लाइड में लिख लेते हैं। थाइमस ग्रंथि। इसका उपनाम या इसका अन्य नाम क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसका बहुत अच्छा नाम भी है। हाँ। हाँ। हाँ।
हाँ तो इनाम है ना, तो 10-10 रुपए वाली पेस्ट्री है। बिना ऑप्शन के बताना, क्लीन बोर्ड करना सवाल को। मैंने क्या पूछा? ऑप्शन बता तो दोगे क्या, लेकिन चॉकलेट नहीं मिलेगी। अभी गलत बताया था मैंने ऑप्शन आपको। हाँ शरीर का टेम। हाँ हाँ, उसमें टैक्स ही लिखा हुआ होगा। देखो इसका अन्य नाम मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, चलो ठीक है। देखो इधर उधर की बातें आपको करनी नहीं है। पहला पॉइंट है WBC का प्रशिक्षण केंद्र। पहला ऑप्शन अपने पास WBC का प्रशिक्षण केंद्र, RBC का प्रशिक्षण केंद्र, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा अपने पास प्लेटलेट्स का प्रशिक्षण केंद्र, चौथा है कोई नहीं। आपको ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया। दुर्भाग्य देखिए आप, ऑप्शन भी बता दिए और सही उत्तर भी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं, चॉकलेट मिल जाएगी इसको। इसका उत्तर पता है क्या होता है? WBC का प्रशिक्षण केंद्र। किसी ने सही नहीं बताया, आपको पता ही नहीं था। आपको तो बस केवल 2 मिनट खराब करने थे मेरे ऑप्शन से, है ना। और आप किन किन के टाइम निकाल रहे हो, कब ये पीरियड खत्म हो, कब अपनी छुट्टी हो, है ना। अब एक बार गौर करना, इसको अपन क्या बोलते हैं? WBC का क्या हुआ? दिल टूट गया तेरा? दिल होता तो नहीं। इसको बोलते हैं भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, आप यकीन मानिए मैं आपको एकदम क्रीम क्रीम चीजें लिखा रहा हूं। किताबों से पढ़ोगे एक तो समय खर्च होगा आपको, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। देखो इसका उपनाम क्या होता है? भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र, समझ गए। दूसरा इसका काम क्या होता है? इसका नाम होता है WBC का प्रशिक्षण केंद्र। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, WBC का प्रशिक्षण केंद्र, सॉरी, मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मान लो कि अपने पिताजी है और अपने पिताजी की भी मान लो पिताजी है, अगर मान लो कि उनको कोई हाथ का काम आता है एकदम बढ़िया कलाकारी का, है ना। आज के समय में अपन वो पहले वाली चीजें आज तक तो देखते नहीं है, नहीं देखते हैं ना अपन, क्योंकि आजकल नए नए रोजगार उत्पन्न हो गए हैं। लोग अपने मनपसंद की चीजें करने लगे। पहले तो क्या होता था कि वंश चलता रहता था और वही काम करते थे। लोग इतनी तारीफ करते थे क्या? पहले बताओ आप, नहीं करते थे ना। और मुझे एक चीज बताओ, पहले अगर मान लो कोई सुनार है, कोई अगर मान लो सोनी है तो वो सुनार का काम करेगा। अगर मान लो कोई खाती है तो किसका काम करेगा बताओ? वो लकड़ी का काम करेगा, ये तो था। और आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने मन पसंद का काम करता है। अगर मुझे मटका बनाना आता है ना, तो मैं किसी भी जात का हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मटका बना सकता हूं, ठीक है, ये तो होता है। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मान लो कि अपने पिताजी है और अगर मान लो अपने से कोई बड़ा है, अगर मान लो उसको कोई हाथ का काम आता है, ठीक है, तो अपन किसको सिखाते हैं? मुझे अपन देखो, मान लो कि अगर मुझे कोई हाथ का काम आता है, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, उसके बाद में सबकी मृत्यु निश्चित है ना। तो वो ये सोचता है कि मैं मेरा काम मेरे पुत्र को सिखा करके चला जाऊं। वो कभी भी ये नहीं चाहता मैं किसी और आदमी को सिखाऊं, ऐसा नहीं होगा ना वो, क्योंकि वो क्या करता है, एकदम अच्छी तरीके से पारंगत अपने ही बेटे को करेगा वो। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है? थाइमस ग्रंथि का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। समझने की कोशिश करना, आपको रटने के लिए किताबें पढ़ी हुई आपको रट लेना आप आराम से। थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है? थाइमस ग्रंथि का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, समझ गए आप।
अब देखो, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तब तक अपन उसको भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, यही तो बोलते हैं अपन। अब देखना, जब वह भ्रूण होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा करता है कौन? थाइमस ग्रंथि। क्यों करती है? वो अपने दिल के नजदीक होती है। क्या होती है बताओ? दिल के करीब होती है, और वो क्या करती है बताओ? उसकी रक्षा करती है। समझ गए आप? अब देखो ये क्या करता है, अब आपको पता होगा कि जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे अपन बड़े होंगे, जो थाइमस ग्रंथि होनी वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। समझने की कोशिश करना एक बार आप। जैसे जैसे अपन बड़े होंगे, पेपर में पता नहीं हजारों बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है कि जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं पहले वो आकार में छोटी होती है, और जैसे ही अपन वृद्धावस्था में जाते हैं वो ग्रंथि क्या होती है बताओ? खत्म हो जाती है। समझ गए आप? अब देखो, जैसे जैसे अपन बड़े होंगे ये थाइमस ग्रंथि क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अब इसको पता है अपनी मृत्यु निश्चित है। इस थाइमस ग्रंथि को पता चल गया कि मेरी मृत्यु क्या बताओ? निश्चित है। और ये क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब अपनी बॉडी की रक्षा करती है। समझ गए आप? अब देखो, जैसे जैसे बड़ी होगी ये क्या करेगी? ये अपना काम किसको सिखा करके जाएगी? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को अपने पास बुलाएगी धीरे से कि सुन, मैं तेरे को काम सिखाती हूँ, मैं मर भी जाऊं ना तो ये काम रुकना नहीं चाहिए, इस शरीर को कोई रोग नहीं लगना चाहिए। ठीक है? वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आपकी बात मैं मानूंगा, आप आज मरो या कल मरो मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपका काम खराब नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है? अब ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगी बताओ? अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और मैंने कल भी बताया था आपको कि शरीर का सिपाही किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। याद होगा आपको, कल बताया था ना मैंने आपको। डब्ल्यूबीसी अपने को क्या करती है बताओ? प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है। बताया था ना मैंने आपको। तो ये क्या करती है? इसको अपन शरीर भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र बोलते हैं। अगर ये थाइमस ग्रंथि मर जाएगी तो ये काम कौन करेगी बाद में? ये काम कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी करेगी, और डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी में रोगी को नहीं आने देगी। समझ गए आप? ये काम आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, सॉरी, अपन इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। इसकी स्थिति कहां होती है बताओ? हृदय के पास। इसकी स्थिति कहां होती है बताओ? इसकी स्थिति होती है हृदय के पास। अगर मैं बात करूं इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। इसका कार्य क्या होता है बताओ? इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। अब इसके अंदर आपको एक स्पेशल नोट लगा करके लिखना है। ये नोट क्या है? ये नोट ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो थाइमस ग्रंथि क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था के समय थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था के समय थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है बताओ? विलुप्त हो जाती है। बचपन में छोटी होती है, यौवनावस्था में बड़ी होती है, और फिर वापस क्या हो जाती है बताओ? मर जाती है बेचारी। ये होता है इसका। ये क्या करती है बताओ? टी सेल का निर्माण करती है। सही बात है राजेंद्र जी का। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया थाइमस ग्रंथि। कोई ग्रंथि बची हुई है अब अपने पास? बताओ। ओ, अग्नाशय बची। कौन कौन सी? वृषण और अंडाशय को छोड़ना है, वो मैं प्रजनन तंत्र में पढ़ाऊंगा आपको। हाइपोथैलेमस करवा तो दिया, अग्नाशय बची हुई है, करवा देते हैं। अभी तो 8 मिनट बचे हुए हैं, 8 मिनट में तो मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा आपको। हाँ, कर ले। मेरा मेरा टारगेट रहता है एक दिन एक चैप्टर पूरा। जो चैप्टर बड़े हैं ना उसके लिए मैंने 2 क्लासें लगवाई है। एक दिन एक चैप्टर पूरा। हाँ, क्या हुआ? अरे पड़ दया क्या? रीस आओ मन तो। कि मेरा कर्म फुटेड़ा है कि मेरी क्लास में कोई बैठे ही को नहीं।
हाँ, मुझे लगता है आप अपवाद हो, फिर अपवाद नहीं हो क्या? तो क्या हो? पढ़ने वाले हो आप। देखो अब अपने पास कौन सी ग्रंथि है बताओ? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बताओ? अग्नाशय ग्रंथि। ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी होती है बताओ? मिश्रित ग्रंथि। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मैं अंतःस्रावी की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है अपने पूरे शरीर में? यकृत। नाम याद रख लेना, कौन सी होती है? यकृत। अब आपको पूछेंगे कि अपने शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशयी। कौन सी ग्रंथि होती है बताओ? अग्नाशयी ग्रंथि। समझ गए क्या आप? और यह मिश्रित ग्रंथि होती है। किस प्रकार की ग्रंथि होती है बताओ? हाँ, सारी बातें बताऊंगा। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की क्या बताओ? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर मैं और बात करूं, मुझे बताओ कि इससे हार्मोन्स भी निकलेंगे और इससे रस भी निकलेगा। इसका मतलब इसके दो भाग होते हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक होता है कौन सा बताओ? अंतःस्रावी भाग। अरे क्या होता बताओ? बहिस्रावी भाग। अगर मैं यहां पर बात करूं, आपको ये बताऊं कि अपने पास जो बहिस्रावी भाग होता है उससे क्या निकलता है बताओ? अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है बताओ? अग्नाशय रस। इसका काम क्या होता है बताओ? इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाना। कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पाचन करना किसका काम होता है बताओ? अग्नाशय रस का होता है। समझ गए? पक्का? कौन सी दुनिया में घूम रही है भाई तू? हाँ है। हाँ ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है ये बता। तभी तो कहता हूं कि क्लास में बैठा कर, इस शरीर को बिठाने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूं अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलते हैं। अगर मैं बात करूं पहला हार्मोन कौन सा निकलता है? सॉरी, पहला निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। दूसरा क्या निकलता है बताओ? इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन। और तीसरा क्या होता है बताओ? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तीसरा क्या होता है बताओ? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। देखो ये अपने पास बहिस्रावी भाग निकलता क्या बताओ? अग्नाशयी रस। अगर मैं बात करूं अंतःस्रावी भाग के अंदर हार्मोन कौन से होते हैं? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। अब देखो आपके पेपर में पता नहीं हजारों बार आ चुका है ये प्रश्न कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशयी ग्रंथि की किस कोशिका से निकलता है? कोशिका तो होती है ना, उस कोशिका से निकलता है। ये तो निकलता है एल्फा कोशिका से। याद रखना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, हजारों बार आ चुका है और क्या पता अपने पेपर में भी आ जाइए, है ना। और अगर मान लो कि साइंस का 1% इस क्लास से आपका सही हो जाएगा, है ना, तो इसमें कोई अपराध थोड़ी हो जाएगा कोई आपका। हाँ, अगर मैं बात करूं इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से। आप उठा करके देख लेना, ये पर्सन पेपर में कितनी बार आया हुआ है, हजारों बार आया हुआ है। और ये इस पर्सन को मैं अमर कर देता हूं, जब तक प्रतियोगी परीक्षा होती रहेगी तब तक ये पेपर में पर्सन आता रहेगा। अगर कोई आपको पूछेगा ना इंपोर्टेंट पर्सन लगा दीजिए, तो आप पहला तो ये लगा देना आप। ये हर बार आता है, ये साल के अंदर हर बार आएगा।
ये एक संयोग हो सकता है कि आप जिस पेपर को देने जाओ उसमें आता है कि नहीं आता, वो एक अलग बात है, लेकिन हर साल पेपर में आता है ये पर्सन। हाँ, अब अगर मैं बात करूं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये निकलता है डेल्टा कोशिका से। किससे? डेल्टा से। और कई की किताबें अल्फा, बीटा और गामा लगातार लिखने के कारण इसको गामा कोशिका लिख देती है। समझ गए आप? ये पल्ले बढ़ा के आपको बताओ, पल्ले बढ़ गया। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या होता है? ये ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है अपने रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना। समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना। हाँ देखो, ये पूरे वाला भाग जो अंतःस्रावी भाग है ना, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। मैं रणवीर कपूर की दीपिका नहीं बोल रहा हूं, लैंगरहैंस की दीपिका, ये एक नाम है अपने पास, लैंगरहैंस की दीपिका। और एक होता है इधर एसिनी, एक्नी बोलते हैं कई लोग इसको, कुछ एक्नी बोलते हैं इसको, और एसिनी पढ़ा जाता है इसको, ACINI, एसिनी। ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं एसिनी। और ये क्या होता है बताओ? लैंगरहैंस की दीपिका। और जो लैंगरहैंस की दीपिका होता है उसको अपन अंतःस्रावी बोलते हैं, और जो एसिनी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बहिस्रावी। समझ गए आप? अब एक बार गौर करना, ये ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या होता है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना, ग्लूकागोन। अगर मैं बात करूं इंसुलिन हार्मोन, क्या काम होता है? जस्ट उल्टा काम होता है, जस्ट उल्टा काम होता है। रक्त में शर्करा का स्तर कम करना, रक्त में शर्करा का स्तर कम करना। रक्त में शर्करा का स्तर कम करना। अगर मैं बात करूं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, अब आपने कई बार देखा होगा कि कई आदमी ऐसे होते हैं जो खाना तो एकदम भरपेट खाते हैं, रोज खाना खाते हैं बढ़िया। आप यूं मानिए कि दो है, एक आदमी है एक आदमी बी है, एक ए है एक बी है, दोनों साथ साथ में खाना खाते हैं, हर क्रियाएं दोनों साथ में करते हैं, है ना। अब होगा क्या? एक आदमी दिन रात चौगुना बड़ा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, लेकिन एक क्या रह जाएगा? एक क्या रह जाएगा बताओ? पतला का पतला रह जाएगा। एक क्या रह जाएगा? पतला का पतला। खाएगा सब कुछ, है ना, दुगना खाएगा सामने वाले से, लेकिन मोटा नहीं होगा वो। अब उसके अंदर एक काम नहीं होगा, वो काम कौन करवाएगा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अगर आपकी जानकारी पीयूष ग्रंथि से, है ना, तो पीयूष ग्रंथि तो कंट्रोल करती है ना सबको। अगर आपकी जानकारी है पीयूष ग्रंथि से, तो पीयूष ग्रंथि को बोलना, अपनी अप्रोच लगवाना। अगर आप माड़े रहते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि मेरी तो थ्रोट ही ऐसी है ना, तो पीयूष ग्रंथि को बोलना कि वो इसको कहेगी कान में जाकर के सोमेटोस्टेटिन को, कि जो स्वांगीकरण की क्रिया है ना, भोजन की स्वांगीकरण की क्रिया, उसको सही तरीके से करवाएं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करती है बताओ? भोजन के अवशोषण को प्रेरित करती है। भोजन के अवशोषण को प्रेरित करना। अपने जो कुछ भी खाना खाया उसका जो रस निकलता है ना, वो रस अपनी बॉडी में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये काम कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। समझ गए आप? तो मैंने 3 हार्मोन बताए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जब ग्लूकागोन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो आपको पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इसका उल्टा काम करेगा। ये बढ़ाने का काम कर रहा है और ये घटाने का काम, जस्ट उल्टा हो गया है ना। मैंने आपको बताया कैल्सिटोनिन हार्मोन एक तो, और एक बताया था पैराथायरोक्सिन हार्मोन। जस्ट उल्टा था कि नहीं था बताओ? अगर मान लो कि आप सपोज करो कि आपने उपवास किया है, आपने नवरात्रा किया है 9 दिन लगातार, क्या आपको भूख नहीं लगेगी? लगेगी। भूख कैसे नहीं लगेगी बताओ? भूख तो लगेगी। अब होगा क्या? अपने बॉडी के अंदर एक अंग होता है जिसका नाम होता है यकृत। नाम सुना होगा आपने, लीवर। कई बार बोलते हो ना, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। अब देखो, जो ये यकृत होता है ना, इस यकृत के पास क्या होता है? ये यकृत, जब आप ज्यादा खाना खाते हो ना, तो ये यकृत क्या करता है? समझदार होता है। इसको पता है कि एक दिन ये नाराज होगा, खाना नहीं खाएगा 3 दिन तक, तो उसको भोजन भी तो देना वापस से। तो ये यकृत क्या करता है? अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में सेव कर लेता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में सेव कर लेगा। अगर मान लो आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया, क्या मर जाएंगे क्या अपन? नहीं मरेंगे अपन। अब अपन को जब अतिरिक्त खाना कहाँ नहीं खाते अपन, तो
तो ये अपन को ऊर्जा मिलती कहां से है फिर? तो क्या करता है, यकृत उस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ता है और अपन को ग्लूकोज बना करके देता है और अपन को वापस से क्या होती है बताओ, एनर्जी मिल जाती है। समझ गए आप? तो अपने बॉडी में यकृत ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को सेव कर लेता है और जब अपन खाना नहीं खाते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो अपन को ये यकृत क्या करता है, अपन को ऊर्जा देके देगा। समझ गए आप? तो ये काम आपको समझ में आ गया क्या बताओ? अब मेरी तरफ से अंतःस्रावी तंत्र खत्म हो चुका है, वृषण और अंडाशय प्रजनन तंत्र में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर कल चाहोगे क्लास लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मेरी क्लास बाद में आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर, ठीक है साथियों। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।